two different SHMs. When any particle is subjected to two different SHMs, let y1 and y2. ठीक है? Then there resultant SHM will be, अब देखो इसका रिजल्टेंट SHM क्या हुआ ये भी समझिए. तो R is equal to y1 plus y2. तो y1 हमने मान लिया a1 साइन ओमेगा टी और y2 हमने मान लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. लेट अस अज्यूम, है ना, या इसमें एक y3 भी ऐड हो गया. एक HCB में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे हम तुम लोगों को कैसे उसको सॉल्व करेंगे. तो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. या तो कोई डाउट बेटा किसी को? तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस cos phi प्लस a2 साइन फाई cos ओमेगा टी. यहां तक बात समझ में आई बेटा? हेलो, क्यों? हेलो, क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ आई कि नहीं? बोलो हाँ. अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? बोलो, इन दोनों में कॉमन क्या है? साइन ओमेगा टी. ब्रैकेट में क्या बचा? a1 प्लस a2 cos फाई प्लस ये क्या बन गया? a2 साइन फाई cos ओमेगा टी. या तो कोई डाउट बेटा? हेलो, नहीं. आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान से देखो. तो रिजल्टेंट वेव आर इक्वल टू a1 plus a2 cos phi. Let us assume it as r cos theta. और दूसरा क्या है? a2 sin phi is equal to r sin theta. So this resultant wave r can be written as sin omega t dot r cos theta प्लस cos ओमेगा t डॉट क्या हो जाएगा बेटा? r sin थीटा. आप समझे? तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. r कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. यहाँ r नहीं लिखते हैं, गड़बड़ हो जा रहा है r लिखने पे. इसको a कर देते हैं, a, क्योंकि r से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी टेक्निकली. a कर, ये बना. तो तुमने क्या देखा? R is a
resultant wave with amplitude, R is a resultant wave with amplitude A, है ना, and its phase is ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई वन, तो आर एंड वाई वन की अगर बात करें तो वाई वन क्या रहा, ओमेगा टी ना, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा। एंड फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड वाई टू, तो वाई टू कितना है रे बेटा, ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये है ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इनके बीच का हो जाएगा थीटा माइनस फाइव। बात समझ कि नहीं, पुट आउट, नोट करो जल्दी से। क्या बेटा, लो ये हो गया बेटा, है नहीं आवाज आ रही, तेज बोलो, पीछे आगे बढ़े हैं, नहीं, पीछे पीछे ये जल्दी करो। हो गया। ये हो गया, ये वाला पेज हो गया बेटा, ये वाला पेज नहीं, जल्दी करो। हो गया बेटा, नहीं हो, हाँ क्या बोलो भाई, नहीं हुआ। जल्दी कर। जल्दी करो बेटा, इतना समय लगाओगे बस छापने में। हेलो, रुको थोड़ा देर। हो गया बेटा, हो गया। अच्छा, तो आगे देखते हैं, आर की रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ए है, तो ए की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी ये भी देख लेते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन करा है वहीं से हम ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे।
तो a1 प्लस a2 cos phi, a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू क्या था, a cos थीटा, और दूसरा क्या था रे बेटा, a2 sin phi is equal to a sin theta. Squaring and adding both sides, तो a square sin square theta plus a square cos square theta, और इधर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 sin phi, यही होगा ना बेटा। अब ध्यान से देखा जाए, सॉरी a2 sin स्क्वायर phi, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, और इधर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड a रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ जल्दी करो। जल्दी करो बेटा। हो गया। अच्छा, तो देखो ये थोड़ा सा अपने आप में बड़ा लंबा है और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए इस प्रोसेस को फॉलो करने। अगर ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें बेहतर जानकारी नहीं है, जो कि गलत बात है, होनी चाहिए, नहीं तो एसएचएम पढ़ना ही बेकार है, लेकिन अगर फिर भी या शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भी अगर हम इस चीज को सॉल्व करना चाहें तो वेव्स या एसएचएम्स कैन बी assumed as vector। एसएचएम को एक हम वेक्टर अज्यूम कर सकते हैं with amplitude is equal to modulus of vector of phase, जो है इसका फेज। तो फेज ऑफ एसएचएम इज इक्वल टू एंगुलर पोजीशन ऑफ वेक्टर, ये भी याद रखना। तो जैसे कि तुम्हारे पास एक वेक्टर y1 है, कितना, a1 साइन ओमेगा टी, y2 है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और तो इसके लिए जब वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको हम सोचने की कोशिश करेंगे तो कुछ खास ना करना है बेटा, बड़ा सिंपल है। ये तुम लोगों को हमने बताया था, कहाँ पे बताया था हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन बताया जरूर था एक बार, शायद ईएमआई में बताया था ना, क्यों भाई? तो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है ना बेटा, और ये है तुम्हारा a1 वेक्टर जिसका एंगुलर पोजीशन जो है वो है ओमेगा टी, और ये है तुम्हारा a2 वेक्टर जिसका एंगुलर पोजीशन है ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो रिजल्टेंट आवेगा वो होगा ये, हाँ ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आर का मॉड होएगा वो हो जाएगा ए, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, या यहां भी तुमको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल ये रहा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यहां तक बात समझ आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो हेलो, बोलो भाई, यहां तक समझ में आई बात? आए, बोल नहीं रहा है कोई? हेलो, हाँ आगे बढ़े? हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, हम पैरेललोग्राम लगाते हैं, ये वेक्टर a1, ये वेक्टर a2, और ये उनका रहा रिजल्टेंट जो है वो है r, है ना, और इन दोनों के बीच का एंगल है फाइव। ठीक, यार को डाउट? सब कुछ वही करना है, कुछ नहीं करना है। तो अल्फा जो है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड, अल्फा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड a1। अल्फा कितना है बेटा? फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड a1। तो tan अल्फा बताया था क्या होगा, याद करो, क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े हो ना, रिजल्टेंट का एंगल अल्फा कितना होगा? तो जिससे एंगल निकालते हैं मल्टीपल वो नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, बताया था ना बेटा, हाँ है ना? डाउट? तो क्या हो जाएगा, a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल बीटा है, तो बीटा जो है वो क्या है बेटा? वो फेज डिफरेंस बिटवीन आर एंड a2। तो tan बीटा या बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो कौन मल्टीपल हो जाएगा? a1 हो जाएगा। तो a1 साइन फाइव अपॉन a2 प्लस a1 कॉस फाइव। ठीक है, अभी हम लोग को गाड़ी यही नहीं रोकना है, थोड़ा इसके पीछे भी आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है, क्या लिखा है? द फेज डिफरेंस बिटवीन a1 एंड r, इसको a1 ही मान लो या y मान लो, कोई इशू नहीं है, इस थीटा, है ना? तो दिस इज इक्वल टू थीटा, जो पीछे का थीटा है, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव जो पीछे का है। क्लियर है?
तो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, वेव से भी, ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन इसमें दिक्कत यह है, वेक्टर में तुम रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन नहीं बना सकते बेटा। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बनाने के लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री में ही जाना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन नहीं बना सकते। समझ में आई बात? डाउट? तो एनसीईआरटी के कुछ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, अरे सॉरी एचसी वर्मा के, तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो। हो गए। हो गया? अब चलो चलते हैं पीछे हम लोग, सॉरी नोट कर लिया आप लोग। अब हम देखो एचसीबी बुक 1 पेज नंबर 256, क्वेश्चन नंबर 57। x1 is equal to 2 sin 100 pi t और x2 is equal to 2 sin 120 पाई t प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये दो अलग वेव हैं, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ resultant SHM at t is equal to 0.0125 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 है t इक्वल टू 0.025 सेकेंड। तो यहाँ देखो रिजल्टेंट का पोजीशन पूछ लिया है, तो यहाँ वेक्टर से खेलना चाहोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। वेक्टर से खेल के तुम बस दो ही चीजें पता लगा सकते हो, एम्पलीट्यूड या फेज डिफरेंस। पोजीशन के लिए तुमको इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए तुमको फिर कहाँ जाना पड़ेगा? अभी बताया था ना, एसएचएम ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? हेलो हेलो, क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा? हाँ। तो तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो रिलेशंस रटने से कोई फायदा है नहीं, तो हमारे पास r इज इक्वल टू x1 की जगह लिख सकते हैं क्या? 2a sin 100 पाई t प्लस, सॉरी ए नहीं है, 2 साइन है, 2 साइन 100 पाई t प्लस 2 साइन 120 पाई t प्लस पाई बाई 3। यही है ना बेटा? अब देखो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ साइन ले लो, यहाँ 100 ले लो, यहाँ पाई ले लो, और t की जगह रख दो कितना? पहला वाला सॉल्व करोगे, दूसरा वाला कौन सा सॉल्व कर बेटा? पहला। पहला। तो t की जगह रख दो 0.0125 प्लस
2 साइन 120 पाई इंटू 0.0125 प्लस पाई बाई 3, यही होगा ना बेटा? हेलो, सुन पा रहे हो? बोलो हाँ। हाँ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना आएगा? 1 2 1 2 कितना हो जाएगा? 1.255 हो जाएगा 2 साइन प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ये कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो। एक सौ बीस इंटू 0.125 कितना हुआ? हेलो, 1.5 हाँ 1.5 पाई प्लस पाई बाई 3, यही होगा ना बेटा? हेलो, देख लो, गड़बड़ ना होना चाहिए। हाँ सही। सही है ना? अब हाँ तो कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा? साइन 1.25 पाई प्लस साइन 1.5 पाई प्लस पाई बाई 3। यहां तो कोई डाउट? हेलो, नहीं। तो ये क्या बन गया? साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2 या बी माइनस ए बाई 2 कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। जहां ए की वैल्यू तुम्हें माननी है 1.25 पाई और बी की वैल्यू माननी है 1.5 पाई प्लस पाई बाई 3। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो, हेलो। हाँ, तो बस यही काम कर देंगे अगले पेज पे। तो r इज इक्वल टू, हमारे ख्याल से 2 कॉमन ले लिया था, साइन a प्लस बी बाई 2, सॉरी 2 इंटू 2 2 इंटू 2 साइन a प्लस बी बाई 2। तो a कितना है? 1.25 1.25 पाई प्लस b कितना है? 1.5 प्लस पाई बाई 3, यही है ना? हाँ, होल अपॉन 2 डॉट कॉस कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस पाई बाई 3 माइनस 1.25 पाई अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा? 4 साइन, ये कितना हो गया बेटा? ये दोनों जोड़ के कितना हुआ? 1.25 प्लस 1.5 कितना हुआ? अब बोल नहीं रहा कोई। हेलो, 5 है 2.75 2.75 किससे हो जाएगा? हाँ 2.75। तो 2.75 प्लस 1/3 डॉट 5/2, यही होगा ना बेटा? हेलो, ये क्या हुआ? समझ में आई बात कि नहीं? यहां से
पाई हाँ बाई भाई। 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या इतना और प्लस 1/3। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। डॉट ये कितना हो जाएगा, कॉस कितना होगा जल्दी बोलो। 0.25। 0.25 है ना, प्लस 1/3 डॉट पाई/2, यही होगा ना बेटा? हेलो बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ। हाँ, अब तुम चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो। 2.75 को अगर हम फ्रैक्शंस में लिखे तो कितना हो जाएगा? 2.75 275/100, तो 25 एकम 25 कितने बार में गया? कितने बार में जाएगा बताओ? 11/4। है इसको 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 बताओ, ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, जल्दी करो इसे बेटा। 3 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आएगा? 3 आएगा? 3 के आसपास। हाँ, आसपास नहीं यार, सीधे बताओ ना, फ्रैक्शन में 3 इसकी आ वैल्यू जाएगी। कितनी आएगी? हम ही कर देते, 2.75 को हटा दो, ये हो गया बटे में 100, तो 25 से कम 25, 25 2 27 2, कितना आया? 2 आया ना। अब फिर 25 से कम 25 अपॉन 25 चौको 100, 11/4 होगा ना बेटा? हेलो हेलो, प्लस हाँ। 1/3 इंटू पाई/2 हो गया, डॉट कॉस इसको भी देख लेते हैं, ये कितना हुआ? 1/4 प्लस 1/3 डॉट पाई/2, यही होगा। 4 साइन, ये कितना हो गया बेटा? 4 और 11 15/4 डॉट पाई/2, यही होगा ना बेटा? सर वह 1/3 है। ये 1/3 है। चलो गड़बड़ कर दिया हमने, तो ये कट जाएगा, फिर गड़बड़ हो गया। यार मैथमेटिक्स हमसे ना कराओ यार, नहीं करने का मन करता है। वो 3.1 आ जाएगा सर। कौन सा बेटा? ये कितना होगा जल्दी बोलो। 4 तिहाई 12, की वैल्यू 4 3.8। तिहाई 33 प्लस 4 डॉट पाई/2 डॉट कॉस कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 प्लस 7 डॉट पाई/2, यही होगा ना बेटा? 4 साइन, ये कितना हो गया अब? 33 से 4, 33 पाई/24 डॉट कॉस 7 पाई/24। हेलो हेलो, हाँ। अब कर लोगे या अब भी नहीं कर पाओगे? हाँ अब इसकी वैल्यू निकाल लोगे कैलकुलेटर से? हाँ अब बिना कैलकुलेटर के, हाँ। बिना कैलकुलेटर के कैसे निकालोगे बताओ? नहीं निकाल पाओगे तो हम बताएंगे कैसे निकलेगा, तुम बताओ कैसे निकालोगे। हेलो, यहाँ पे बताओ। चलो बताते हैं, ध्यान से समझना। देखो, तुम्हारा एक एंगल कितना आ गया है?
37/12 इंटू π/2 नहीं आया ना? हेलो, तो 37/12 इंटू π/2 कितना होता है? तो पहले 37/12 देख लेते हैं। तो 37/12 अगर हम करते हैं 3.083 3.083 यानी कि 3.083 π/2 which is nearly equal to 3.π/2। तो भाई हेलो, तो नियरली इक्वल, देखो एरर आ सकता है आंसर में, टू बी वेरी क्लियर। तो नियरली इक्वल 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा? दूसरी तरफ आ जाते हैं, प्रतीक हो क्या? हाँ सर, तो अभी नहीं है बेटा, और बताओ क्या है? दूसरा एंगल कितना है मेरा बेटा? 7/12 डॉट π/2। बैठो, तो 7/12 कितना हो जाएगा बेटा? 0.53 7/12 583 0.53 के आसपास है ना? तो ये नियरली इक्वल टू कितना हो गया? ये नियरली इक्वल टू हो गया π/4। अब बात समझ कि नहीं? हेलो, बस खत्म कहानी। तो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? 4 sin 3π/2 डॉट cos π/4, यही होगा ना बेटा? हेलो, ये नियरली इक्वल आंसर है, किताब से हल्का सा वेरी करेगा। तो 4 sin 3π/2 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 270 की वैल्यू बताओ। बात समझ आई कि नहीं? हेलो, आ गई। हाँ देखो आंसर आ रहा है। टू 2.82 इसका आंसर नियरली इक्वल आएगा 2.82। HCB है तुम लोगों के पास? वो भी माइनस में। तो कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने करा? 57 ना? हाँ 2.41 माइनस में आ रहा है, -2.41। वो नियरली एरर क्यों आया पता चला कि नहीं? इसके कारण एरर आ गया। इसके भी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरली इक्वल वैल्यू है। अब समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, कोई डाउट? अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी HCB का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लिया सबने? हेलो, तो x इज इक्वल टू x0 sin ओमेगा t और दूसरा है s इज इक्वल टू s0 sin ओमेगा t। यहां आपसे पूछा गया है एम्पलीट्यूड और सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा गया है, पोजीशन नहीं पूछा गया, तो इसे हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर r की जो एम्पलीट्यूड होगी वो कितनी होगी? √x0 का स्क्वायर प्लस s0 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन नंबर 2x0 s0 cos 0 डिग्री, क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 समझ में आई बात? हाँ, या तो डाउट? नहीं।
जल्दी कर लो। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे क्यों भाई? हेलो, हाँ हाँ। अब 2 वेव हो, 3 वेव हो, 13 वेव हो, 40 वेव हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा लगा के जोड़ते जाना है। समझ में आई बात? हम देख रहे हैं कुछ इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना तुम लोग, आसानी से हो जाएगा। 55 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 55, 56, 57, 58 सिमिलर क्वेश्चन है। 55, 56, 57, 58, डू इट बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो हम जरा जानना चाहेंगे कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, किए हो तो बताना, नहीं किए हो तो भी बताना, ठीक है। ये एक प्लेट है। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। ये क्वेश्चन हम कल देख रहे थे तो इसको लिख दिए मजेदार, ताकि काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको कल सॉल्व करके मजा आ गया, है ना। तो कहता क्या है कि यहां से ये एक रस्सी से टंगा हुआ है और यहां से एक रस्सी से टंगा हुआ है ना बेटा। और इस रस्सी की लंबाई जो दे रखी हुई है वो है L। सर से बात करके आए थे कि हम इतने बजे आएंगे। अच्छा, और दोनों रस्सी के बीच की दूरी है D। प्लेट की खुद की अपनी लंबाई है A, अब प्लेट की खुद की अपनी चौड़ाई है D, और इसको इस दिशा में ये एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करनी है। हेलो, हाँ, किया है ये क्वेश्चन, हाँ बेटा, किया है क्वेश्चन मैंने। कितना है बोलो, कैसे किए हो? वो किए हो तो अच्छी बात है, बताओ कितना होगा इसका आंसर? 2 π√L/g। कैसे? वो पहले ना उसको इस तरफ थोड़ा सा खींचा, फिर वो हाँ टेंशन लगेगा। हाँ, फिर वो टेंशन रिजॉल्व होगा, फिर रेस्टोरिंग फोर्स निकालोगे, हाँ है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 26 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़े। 26 के बाद एक अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? ट्रक है, ट्रक के ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक है, कुछ ये है सिस्टम, है ना बेटा। ट्रक का मास आई थिंक कैपिटल M, ब्लॉक का मास स्मॉल m, और ये नेचुरल लेंथ से x0 तक इनिशियली स्ट्रेच करा गया है, और यहाँ पे नो फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 30। तो इस केस में पूछ रहा है एम्पलीट्यूड बता सकते हो? हाँ, किया है ये क्वेश्चन भी। ये भी किए हो? हाँ, अच्छा, इसकी टाइम पीरियड कितनी आएगी? वो 2 π √M/m/K
into m plus m. हाँ, म्यू अपॉन के। हाँ, म्यू क्या होता है reduced mass. और रिड्यूस्ड मास क्या होता है? रिड्यूस्ड मास के बारे में जानते हो? नहीं, नहीं जानते हो। चलो रिड्यूस्ड मास के बारे में चर्चा करेंगे। एसएचएम का डिस्कशन नहीं है, लेकिन करेंगे इसको हम। कल कर देंगे, चाहे अभी कहो तो अभी कर दे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमको क्या क्या बताना जरूरी है, क्या क्या नहीं। तो हमें लगता है एसएचएम पूरा हो गया, अब डैम्ड पढ़ा दे। हैं? हेलो हेलो हेलो, वो 41 वाला। कौन सा बेटा? 41. Assume the tunnel dug across the earth of radius through its center. Find the time period takes to cover the length of the tunnel if it is released from a height r above the tunnel, if it is thrown vertically upward along the tunnel with speed. ठीक है, कोई इशू नहीं है। 41 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ये हो गया मेरा अर्थ, और अर्थ में एक टनल खींचना है ना। और टनल कैसा है भाई? टनल मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है। ये हो गया टनल। अर्थ में हमने टनल बना दी। टनल बनाने के बाद अगले बार हिस्से में क्या करता है बेटा? Assume that the tunnel is dug across the earth of radius r passing through its center. Find the time taken by particle to cover the length of the tunnel if, चलो, if क्वेश्चन नंबर 1 में if क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, it is projected into the tunnel with a speed under root 2 gr. तुम्हारा v इनिशियल जो है वो है अंडर रूट 2gr है। सॉरी, 2gr नहीं है, सिर्फ gr है। क्वेश्चन नंबर 2, if it is released ठीक है। और तीसरा, if it is thrown vertically downward, if it is thrown vertically downward with a speed root gr. ऊपर कैसे फेंका गया है? अच्छा, ये अपवर्ड है। थर्ड क्वेश्चन अपवर्ड है और फर्स्ट क्वेश्चन डाउनवर्ड है। क्लियर है? डाउट? हेलो हाँ,
पूरा लेंथ कवर करने में से कितना समय लगेगा, यही है ना सवाल बेटा। ये यहां से यहां तक। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, होगा क्या इसमें। तो इसकी अगर मैकेनिक्स पे ध्यान दिया जाए तो पार्टिकल अगर हम मान लेते कहीं यहां पे है, लेट अस अज्यूम द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट। तो जब पार्टिकल जब इस पॉइंट पे होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा रे बेटा, टुवर्ड द ग्रेविटी। ऑब्वियसली रेस्टोरिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड ग्रेविटी, तो इधर को रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। ठीक है। और अगर यहां देखा जाए पार्टिकल अगर यहां है तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा, इस केस में भी रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ही काम करेगा, यानी कि कुछ यूं काम करेगा। तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि पार्टिकल जब इधर डिस्प्लेस होता है, जब पार्टिकल इधर डिस्प्लेस होता है कुछ इस दिशा में, तो एक्सेलरेशन जी इधर काम करता है, और जब पार्टिकल इधर डिस्प्लेस होता है तो पार्टिकल जी इधर काम करता है। ये तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। हेलो हेलो, हाँ हाँ। तो सबसे पहले जी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। किसकी वैल्यू निकाल ले बेटा, जी की। तो जी की वैल्यू ग्रेविटी में तुम लोगों को हमने पढ़ाया था, तुम लोग को याद है कि नहीं है, हमें तो याद है। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस क्या होता है, एच अपॉन एच अपॉन, सॉरी डी अपॉन आर, डी अपॉन आर, यही होता है ना बेटा। डाउट क्लियर है। हाँ तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। गाड़ी आगे कहां फंस गई, के पे। गाड़ी आगे कहां फंस गई बेटा, के पे। तो के कैसे निकाली जाएगी, के निकालेंगे एफ इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू एम डॉट जी डैश। बात नहीं समझ आई बेटा। हेलो, आ गए। क्लियर है। तो सॉल्व करो इसे, चलो। जगह इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस हुआ, तो m इंटू जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दूरी अगर x है, ये दूरी अगर x है बेटा, तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, ये दूरी x है तो ये डेप्थ कितनी होगी, ये कितनी होगी बेटा, ये डेप्थ, यहाँ ये d डेप्थ होता है। और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेस करते हैं, बात समझ लो कि नहीं, तो इसकी सरफेस से डेप्थ कितनी होगी। हेलो हेलो, अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेस करते हैं, मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग, हाँ तो इसकी डेप्थ कितनी होगी,
अगर ये सेंटर से x डिस्प्लेस करेगा तो डेप्थ कितनी होगी? r माइनस r माइनस एक्स होगी। तो इंप्लाइज दैट के एक्स इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस एक्स अपॉन आर, यही होगा ना बेटा? हाँ ये और ये कैंसिल, तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी एक्स अपॉन आर, एक्स और एक्स कैंसिल, तो इंप्लाइज दैट के की वैल्यू कितनी होगी? एम जी बाई आर। क्यों भाई? यही होगी ना? हेलो, यार कोई डाउट? तो आ जाते टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है? एम अपॉन के। तो के की वैल्यू कितनी है भाई? एम जी बाई आर। एम और एम कैंसिल, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। आर बाई जी। देखो है आंसर? हेलो, आंसर है इतना? हाँ कितना है आंसर? यही। नहीं, पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 है। क्यों पाई बाई 2 है पता है? क्योंकि क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा क्यों पाई बाई 2 है। 41 पूछे थे ना बेटा? हाँ टू कवर द लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल, तो ये पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि यहां से यहां जाना, फिर यहां से यहां आना, फिर यहां से यहां जाना, अब फिर यहां से यहां आना, है कि नहीं? तो इसमें 4 लेंथ हो गए ना कवर बेटा? हाँ इसमें इसमें कितने लेंथ हो गए? 4 लेंथ कवर हो गए ना? हम्म। अब पूछा कितना है? एक लेंथ के लिए। ये पूरा एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ना बेटा? तो एक लेंथ के लिए पूछा गया, तो एक लेंथ के लिए जो टाइम होगी वो कैपिटल टी बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 अंडर रूट आर अपॉन जी हो जाएगा। बात नहीं समझ में आई? हाँ कोई डाउट यहां तक बेटा? नहीं जल्दी कर लो इसको। हो गया। हो गया? अब चलो, कुछ मेरे पास प्यारे क्वेश्चन है, उनको हम देते हैं। दें कि ना दें? हेलो, चलो क्वेश्चन लिखो। द पोटेंशियल एनर्जी executing SHM is given as potential energy U as a function of x is equal to beta dot x to the power 4, where beta is a positive constant. कहता क्या है? Find the position where potential energy is 1/3 of kinetic energy. चलिए करिए तो।
Potential energy is 1/3 of kinetic energy. करिए आप लोग। कर पाएंगे? प्लस माइनस a/2 प्लस माइनस a/√2। लेट मी सी a/2 इज दिस A by आंसर और 2. नॉट। है बेटा? A by 2. a/2 हाँ, प्लस माइनस a/√2। A by 2 आया है. हाँ बेटा? A by 2 आया है. ना, a/√2 आया है, a/2 नहीं आया है। देख लेते हैं फिर से एक दफा आंसर। a/√2 आया है बेटा। a/2 आया है। हम कह रहे हैं a/√2 आया है, किताब में तो आंसर a/√2 दिया है। तुम्हारा a/2 कैसे आ गया? किताब में तो आंसर प्लस माइनस a/√2 दिया है। कैसे सॉल्व किए? चलो अब इस पे चर्चा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लेते तुम सही हो कि किताब सही हो। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सॉल्व करे कि अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करे? बोलो। चलो प्रथम तुम्हारे ही अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम, ठीक है? और फिर देखते कि तुम्हारे सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। सही तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गलत तुम क्यों हो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो क्या किया किए हो बताते रहो। चलो बेटा। हेलो। हाँ, हाँ बोल बेटा। हाफ m⍵²x²। हाफ पोटेंशियल m⍵²x²। ये कभी अप्लाई नहीं कर सकते। पूछो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि ये तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हारा SHM साइनोसुडल हो, ठीक है? और SHM जब साइनोसुडल होगा तो ऐसा होगा। और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो β.x² होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ m⍵²x²। ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? β.x⁴ है ना बेटा? हाँ, वो देखा ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये साइनोसुडल SHM नहीं है, किसी भी तरह का SHM हो सकता है। जैसे कि ये भी एक SHM है, लेकिन ये साइनोसुडल SHM नहीं है। एक ऐसा भी SHM हो सकता है, ये भी साइनोसुडल, सिंपल हार्मोनिक नहीं है। बस सिंपल बात ये सिंपल हार्मोनिक। दिस इज ओनली फॉर सिंपल हार्मोनिक। But the question that energy is directly proportional to the fourth power of the position. It means the SHM is not simple. It's not a sinusoidal. It is something else. Are you getting my point or not? तो इसलिए ये चीज नहीं यूज कर सकते। आगे बोलो क्या किए हो? गलत हो गया फिर पूरा। हाँ बेटा, गलत हो गया फिर पूरा। हाँ पूरा गलत हो गया। आगे। अब समझ में आई तुम्हारी सोच क्यों गलत है? हाँ, वो देखा ही नहीं था। अब हम तुमको समझाते, समझो। चाहे साइनोसुडल SHM हो, चाहे जैसा भी SHM हो, ऑसिलेट तो एक निश्चित दूरी के बीच में ही करेगा। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। x = 0, x = a और x = हमने ये एक पोजीशन माना।
ठीक है बेटा, हमने ये पोजीशन। तो यहाँ पे जो कहता है, क्या कहता है कि जो हमारी, और ये दूरी हमने कितनी अज्यूम कर ली, लेट अस अज्यूम इट टू बी एज अ, क्लियर है। तो इस x का बारे में क्या कहानी है बोलो। यहाँ पे जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो मान लिया U1 है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है K1। तो एट x U1 और K1 में क्या रिलेशन है बताओ। क्या? यहाँ पे इस पोजीशन पे U1 और K1 में क्या रिलेशन है? फाइंड द पोजीशन वेयर U is 1/3 of K in kinetic energy ना, potential energy is 1/3 of kinetic energy, यही ना सवाल है बेटा। हाँ। यहाँ तो कोई डाउट, समझ आई बात। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा डॉट एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और ये हो गया एम्पलीट्यूड ए, ये हो गया एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो हेलो, या तो डाउट, समझ में आई बात? बोलो यस या नो में बोलो। हाँ, अब यस। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है? ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड पे। वो एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हाँ। एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, बीटा डॉट ए टू द पावर 4। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, बीटा डॉट ए टू द पावर 4 आएगी कि नहीं? हाँ और ये जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यही टोटल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ भाई देखो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। चाहे साइनोसुडल एसएचएम हो चाहे नॉन साइनोसुडल एसएचएम हो, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। either the SHM is sinusoidal or non sinusoidal, either it is simple or non simple, the total energy is constant and the total energy is maximum at amplitude। तो इसकी एम्पलीट्यूड ए मान ले तो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी बी ए टू द पावर 4 आएगी, और यही होगी टोटल एनर्जी। और यही जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वही इसकी टोटल सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। यहाँ तक बात सही? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी जगह की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। हाँ। किसी भी जगह का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होता है, टोटल एनर्जी। और जो टोटल एनर्जी होता है वो जो टोटल एनर्जी होता है, याद रखना कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, यही होगा ना बेटा? हाँ ठीक। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ चुकी है, बीटा ए की पावर 4, ए के पावर 4। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी आ चुकी है, के बीटा बाई एक्स के पावर 4। ए की पावर 4 बाई और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ चुकी है, बीटा एक्स की पावर 4 बाई 3 बीटा एक्स के पावर 4। इस रिलेशन से नहीं आ गई है बेटा? हाँ। तो ये कितना हो गया, 4 बीटा एक्स के पावर 4 इज इक्वल टू बीटा डॉट ए के पावर 4। बीटा और बीटा कैंसिल, तो x के पावर 4 इज इक्वल टू ए के पावर 4 अपॉन 4। और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? हाँ नहीं बात समझ आई? आई। कैसा रहा क्वेश्चन?
याद रखना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ एसएचएम के लिए है, साइनोसोडल, लेकिन ये एसएचएम नहीं है, कोई भी ऑसिलेशन हो सकता है, बात समझ। लेकिन किसी भी ऑसिलेशन की दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको पॉइंट बना के बल्कि लिख लो। फॉर एनी काइंड ऑफ एसएचएम आइदर इट इज साइनोसोडल और नॉन साइनोसोडल, आइदर इट इज सिंपल और नॉन सिंपल। साइनोसोडल को ही सिंपल कहते हैं, है ना। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगा, एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ क्लियर है? हाँ। आगे बढ़े। प्लस चलो, तो कल हम सोच रहे हैं, कल काम करो, कल हम सोच रहे हैं कि कल तुम लोगों को कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं, जिस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग ना करे हो, और हाँ क्वेश्चन किए रहे होगे तो कह देना कि सर हमने क्वेश्चन किया है, आगे बढ़िए। हाँ है, हाँ समय नहीं बर्बाद करा जाएगा, ठीक है। हाँ और हाँ कल के बाद परसों डैम्प पढ़ा जाएगा, हाँ कोई डाउट? हाँ। नहीं, HCV पूरा कर चुके हो तुम लोग? हाँ मैं कर चुका हूँ, हाँ बेटा। किया है मैंने। बाकी बच्चे? बाकी बच्चे HCV करे हो? किसी का जवाब ही नहीं आ रहा है। अनुराग, चलो तब लीव करें, हाँ किसी का जवाब ही नहीं आ रहा है।